गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमीनिया के अंतर्गत। आज हम अपनी वीडियो में एक 10th क्लास की एक कविता लेकर आए हैं। जो नेक्स्ट कविता थी, इससे पहले वाली हमने 5 कविताएं हैं वो कंप्लीट कर चुकी हैं। तो आज का हमारा विषय है एक बहुत ही रोचक और साधारण रूप से आपको समझाने के लिए इंटरेस्टिंग वे से एक वीडियो लेकर आए हैं। और कविता का नाम है हमारा नागार्जुन द्वारा रचित है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं नागार्जुन जी, उनके द्वारा रचित कविता है यह दंतुरित मुस्कान। और इसी का एक छोटा सा पार्ट है वो हम आपको बताते हैं, जिसमें फसल नामक एक छोटा सा पार्ट लिया गया है। पहले वाली कविता है मुस्कान और दूसरी वाली है हमारी फसल। तो दोनों वाली जो कविताएं हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि नागार्जुन जी, उनके द्वारा रचित एक कविता है। हम कविता को स्टार्ट करने से पहले आपको कविता के विषय में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कविता यह दंतुरित मुस्कान एक छोटे से बच्चे की मनोहारी मुस्कान का वर्णन किया है। मनोहारी मतलब मन को हरने वाली। और बच्चा किसका था? कवि नागार्जुन जी का। नागार्जुन जी वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, यानी कहने का अभिप्राय है कि घूमते रहते थे। वो विदेशों में कई कई सालों तक प्रवास करते रहते थे। तो एक समय ऐसा आया जब वो प्रवास करने के बाद अपने देश में आते हैं, और जब अपने देश में आकर अपने घर में प्रस्थान करते हैं तो वहां पर अपने छोटे से बच्चे से उनकी मुलाकात होती है। और वो बच्चा इतना मनोहारी मुस्कान उनके सामने व्यक्त करता है जिसे देखकर कवि प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। यानी बच्चे को देखकर उनके मन में जो भावनाएं उमड़ती हैं, उन्हीं भावनाओं का बड़ा ही रोचक ढंग से आपके सामने वर्णन किया है। और दूसरा है हमारा फसल। फसल भौतिकवादी युग में 21वीं सदी का 1.5 दशक से भी ज्यादा का समय व्यतीत कर चुके हैं। तो इसी में भौतिकवादी जो युग है उसमें ग्रामीण परिवेश यानी फसल के महत्व का वर्णन किया है कि फसल हमारे लिए कितनी जरूरी है और कैसे उगाई जाती है फसल। तो इसका यहाँ पर वर्णन किया है। मुक्त छंद में रचित यह कविता है। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कविता को आपके सामने व्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए हमारी जो कविता है यह दंतुरित मुस्कान किसके द्वारा रचित है? नागार्जुन द्वारा रचित है। तो देखिए, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत सरलार्थ हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता यह दंतुरित मुस्कान से अवतरित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चे की मनोहारी मुस्कान का, दंतुरित मीन्स होता है जब बच्चे के मुंह के अंदर अधखिले दांत दिखाई देने शुरू होते, यानी नए नए दूध के उगने वाले दांतों को दंतुरित मुस्कान के रूप में चित्रित किया है। तो सरलार्थ करते हुए लिखेंगे तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि अपने बच्चे को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे बच्चे, तुम्हारी यह अधखिली छोटे छोटे दांतों वाली जो मधुर मुस्कान है, मृतक किसी मरे हुए व्यक्ति के अंदर भी प्राणों का संचार कर सकती है। यानी मुस्कुराहट और प्राणों का संचार दोनों को एक दूसरे के समान बताया। यानी कहा गया है कि मरे हुए व्यक्ति में भी तुम्हारी यह मधुर मुस्कान, दंतुरित मुस्कान जान डालने का कार्य करेगी। धूली धूसर तुम्हारे ये गात। धूली धूसर मिट्टी से सने हुए, मिट्टी से सने हुए। जब छोटा बच्चा होता है तो मिट्टी में खेलना उसको पसंद है। तो मिट्टी में खेलकर जब हम उसको देखते हैं तो उसका शरीर क्या है, वो मिट्टी से पूरी तरह से शराबोर होता है। यानी मिट्टी ही मिट्टी उसके शरीर पर होती है, गात होता है शरीर। तो कवि कहता है तुम्हारा यह मिट्टी से सना हुआ शरीर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात होता है पानी में उगने वाला फूल, यानी कमल का फूल। ऐसा उनका मिट्टी से, यानी बच्चे का मिट्टी से सना हुआ शरीर ऐसा लग रहा है कि जैसे कमल के फूल के समान वह बच्चा तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी के अंदर आकर खिल गया है। यानी बच्चा कमल के फूल के समान नाजुक है।
जिस प्रकार से कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, ठीक उसी प्रकार से मिट्टी से सना हुआ उसका शरीर भी तालाब के कीचड़ के समान प्रतीत हो रहा है और बच्चा फूल के समान है और वह आकर नागार्जुन जी की झोपड़ी में खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारा स्पर्श करके, तुम्हारे जो शरीर का स्पर्श करके पिंगलकर बन गया होगा कठिन पाषाण हृदय वाला व्यक्ति भी नरम हृदय वाले व्यक्ति के रूप में तब्दील हो गया होगा। यानी कठोर हृदय वाला, जिसके अंदर कड़वाहट की भावना भरी हुई है, वह भी तुम्हारी खिली हुई मुस्कान को देखकर पिघलकर नरम मुलायम नाजुक व्यक्ति के रूप में उसकी भावनाएं बहने लगी होंगी। नेक्स्ट बताया है, छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल। जैसे ही कवि ने बच्चे को छुआ, उसको अपनी गोद में लेने का प्रयास किया, तो ऐसा लगा कवि को जैसे शेफालिका के सुगंधित फूल क्या है वो वृक्ष से झड़ने लगे हो। यानी बच्चा फूलों के समान नाजुक था। बांस था कि बबूल, या तो बांस था या कोई भी बबूल का पेड़ था, वो शेफालिका के फूलों में तब्दील हो गया। यानी कितनी ही कठोर हृदय वाला व्यक्ति है वह फूलों के समान क्या है तब्दील हुआ। यानी बच्चे को फूलों के रूप में चित्रित किया है और ऐसा कहा है तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही उसके अंदर जो बुरी भावनाएं थी बांस या बबूल के रूप में, जो कड़वाहट थी, जो शक्ति थी, वो सारी शेफालिका के फूलों के समान क्या है वो झड़ गई। तुम मुझे पाई नहीं पहचान देखते ही रहे अनिमेष। अनिमेष होता है लगातार, एक टक। अभी यहाँ पर कवि चिर प्रवासी था, काफी समय बाद अपने घर आया था, तो अपने बच्चे को संबोधित करता हुआ कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। यानी बच्चा जब उनके घर में कवि आता है तो एक टक उसको देखता है, तो कवि उसको संबोधित करते हुए कहता है कि तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो, इसलिए तुम मुझे अनिमेष लगातार एक टक देखे जा रहे हो। थक गए हो आंखें लूं मैं फिर, मेरी आंखों से आंखें चार तुम कर रहे हो। यानी मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हो और इसी पहचानने की कोशिश में तुम्हारी आंखें शायद दर्द करने लगी हैं, इसलिए कवि कहता है अपने बच्चे को संबोधित करते हुए कि मैं अपनी आंखें फेर लेना चाहता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। अब कवि अपने बच्चे को संबोधित करते हुए कहता है कि क्या हुआ बेटा, यदि पहली मुलाकात में यानी पहली बार मिलने के बाद यदि हम एक दूसरे को नहीं जान पाए। और आगे कहता है यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम होती आज, यानी बच्चे के बीच में और कवि के बीच में एक माध्यम के रूप में चित्रित किया है उनकी माँ को। यानी उनकी माँ के कारण, बच्चे की माँ के कारण ही क्या है कवि को बच्चे की प्राप्ति हुई है, यानी कवि को बच्चे का सानिध्य मिला है और बच्चे की माँ का वह धन्यवाद करता है और कहता है यदि तुम्हारी माँ मेरे और तुम्हारे बीच में माध्यम न बनती तो मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाता। मैंने सकता देख, मैंने जाता, मैंने पाता जान। यानी कहने का अभिप्राय है कि मैं नहीं आपको पहचान सकता था, न मैं आपको देख सकता था। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह अधखिली मुस्कान, तुम्हारी यह छोटे छोटे दांतों वाली जो मुस्कान है, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। अब यहाँ पर जो कवि है वो उनकी माता का धन्यवाद करता है और अपने बच्चे का भी धन्यवाद कर रहा है कि तुम भी भाग्यशाली हो, तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माता भी क्या है वो धन्यवाद का पात्र है। चिर प्रवासी मैं इधर, मैं तो यहाँ पर चिर प्रवासी हूँ, यानी मैं तो लंबे समय तक दूर दूर विदेशों में न जाने अनजानी जगह पर घूमता रहता हूँ। मैं अन्य, मैं तो कोई दूसरा हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं कोई दूसरा हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अब यहाँ पर अपने बच्चे को संबोधित करता हुआ रहता है, अतिथि होता है मेहमान, इस अतिथि से, इस मेहमान से तुम्हारा कोई भी परिचय नहीं रहा है। यानी तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो क्योंकि मैं तो तुम्हारे घर में एक अतिथि के समान आता जाता रहता हूँ। उंगलियां माँ की कराती रही मधु पर्क। और यहाँ पर कहा गया है कि बच्चे के पालन पोषण में सिर्फ और सिर्फ उनकी माँ का ही योगदान रहता है और बच्चे की माँ ही उनको मधुपर्क पंचामृत बनता है दूध से, दही से, घी से, चीनी से, पानी से। तो यहाँ पर तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे पालन पोषण में तुम्हें पंचामृत चटा चटा कर बड़ा किया है। यानी तुम्हारी माँ का ज्यादा योगदान है तुम्हारे पालन पोषण में। देखते तुम इधर कनखी मार,
कनखी मान मतलब टेढ़ी नजरों से, तिरछी नजरों से। अब बच्चा क्या है, कवि को पहचानने की कोशिश करता है और तिरछी नजरों से उसको देख रहा है, एक तरह से कोने वाली नजरों से, नजरों को तिरछी करके, टेढ़ी करके उसको देख रहा है। यह होती जब भी आंखें चारों, जब भी बच्चे की आंखें और कवि की आंखें, मुहावरेदार शैली का यहाँ पर प्रयोग किया है। और कवि कहता है कि जब भी बच्चे की आंखें और मेरी आंखें, यानी कवि की और बच्चे की आंखें मिलती हैं, तो दोनों के अंदर भावनाएं जागृत होती हैं, बच्चा मुस्कुराता है। और आगे कहा गया है, अब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तुम्हारे अधखिले दांतों वाली जो मुस्कान है वो अत्यधिक छविमान, यानी कहने का अभिप्राय है तुम्हारे शोभा बढ़ा रही है और अत्यधिक सुंदर लग रही है। तो यहाँ पर नागार्जुन ने अपने बच्चे का वर्णन किया है, बड़े ही साधारण रूप से सरल शब्दावली में प्रयोग किया गया है, प्रयुक्त किया गया है और बच्चे का मनोहारी वर्णन किया है। नेक्स्ट इसी का कविता के अंतर्गत आती है फसल कविता। एक छोटा सा पार्ट है जो नागार्जुन द्वारा ही रचित है। भौतिकतावादी युग में ग्रामीण संस्कृति का, ग्रामीण परिवेश का फसल का वर्णन किया है कि फसल किस प्रकार से पैदा होती है, कैसे उसको उगाया जाता है। तो चलिए, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। अब यहाँ पर कवि कहता है कि फसल जब उगती है तो न तो एक व्यक्ति का यहाँ पर योगदान होता है, न ही दो व्यक्तियों का, बल्कि यह तो ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। यानी पानी के जादू की महिमा का वर्णन किया है कि फसल को उगाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान पानी के रूप में चित्रित किया गया है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा, गरिमा एक ही नहीं। कहने का अभिप्राय है न तो एक व्यक्ति का योगदान है, न दो का, बल्कि यह तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों के हाथों के स्पर्श की महिमा है। यानी हाथों के द्वारा उन्होंने फसल को जमीन में रोपित किया है, पानी ने अपने जादू दिखाया है और लोगों ने मेहनत करके फसल को उगाया है। दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अब यहाँ पर कवि ने मिट्टी की विशेषताएं बताई हैं। मिट्टी विशेषकर 4 प्रकार की होती है, लेकिन अगर हम विस्तृत रूप से देखें तो 6 प्रकार की, जिसमें जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है और ऐसे बहुत सारी मिट्टियां होती हैं। वो आप एसएसटी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पर कहते हैं कि न तो एक मिट्टी के गुण धर्म का प्रभाव है, यानी उसकी उपजाऊ शक्ति का प्रभाव है, बल्कि बहुत सारी जो मिट्टियां हैं उनकी महिमा का यह वर्णन है, जो फसल पककर हमारे सामने तैयार हो जाती है। मिट्टी के गुण धर्म की यहाँ पर चर्चा की गई है। गुण धर्म, उसकी अच्छी विशेषताएं, उपजाऊ शक्ति। फसल क्या है? अब कवि प्रश्नात्मक शैली में करता है कि फसल क्या है फसल? और तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा फसल। क्या है? अब फसल की महिमा, यानी फसल को उगाने में जिन जिन का योगदान, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। नदियों के पानी का जादू है, वह सिर्फ और सिर्फ नदियों के पानी का जादू है। यानी नदियों ने अपने पानी का जादू उस पर डाला है, जो वह लहलाती हुई हमारे सामने तैयार है। आगे बताया गया है, हाथों के स्पर्श की महिमा एक व्यक्ति के नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों मजदूरों के, किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा, यानी हाथों से उन्होंने पुष्पित पल्वित करने में, उसको पकाने में सहायता दी है। तो सिर्फ और सिर्फ उसी के स्पर्श की, उसी के छूने मात्र की क्या है, यहाँ जादू आपके सामने उतर कर आया है। हाथों के स्पर्श की महिमा, महिमा मतलब गुणगान करना है। भूरी काली संदली मिट्टी, संदली एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, भूरी काली भी मिट्टी होती है। और मिट्टी के गुण धर्म की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो कहा गया है कि मिट्टी, जो फसल है उस पर मिट्टी का भी विशेष प्रभाव है, यानी मुख्यतः रूप से मिट्टी का ही प्रभाव है, पानी का प्रभाव है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, और सूर्य की किरणें जैसे ही फसल पर पड़ती हैं तो फसल बढ़ती है, और एक समय ऐसा आता है जब वो पककर तैयार हो जाती है। और जैसे ही उन अधखिली बालियों पर, अधखिली फसल पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो सूर्य के प्रकाश के कारण फसल का रूप बदल जाता है, यानी वो पककर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जो फसल है वो सूर्य की किरणों का रूपांतर, यानी रूप बदलकर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। और यहाँ पर कवि कहता है कि जैसे हवा फसलों पर
लहलाती है, हवा के साथ साथ फसलें क्या है वो लहला रही हैं। तो फसलों ने भी जिस प्रकार से हवा के चलती हैं और हवा के बहाव के साथ ये फसलें लहलाती हैं, यानी कहने का अभिप्राय है कि हवा के महत्व का भी यहाँ फसलों पर के रूप में वर्णन किया है और कहा गया है कि हवा के चलने के साथ साथ ही हमारी जो फसल है, हरी भरी फसल है, वो लहलाती है। हवा के थिरकने के साथ ही फसलें भी क्या है लहलाती हैं, यानी ऐसा लग रहा है जैसे हवा नाचती है तो फसलें भी क्या है वो नाचती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ पर फसल का वर्णन किया है नागार्जुन जी ने। अब विशेष के रूप में हम फसल कविता का विशेष लिखेंगे, व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पर कवि ने सरल साधारण शब्दावली का प्रयोग किया है। भौतिकवादी युग में फसल के रूप में ग्रामीण परिवेश यानी मिट्टी की तरफ लोगों को जोड़ने का यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान कवि ने दिया है। और पानी के, हवा के, सूर्य की महिमा का यहाँ पर गुणगान किया है। मिट्टी के विशेष गुणधर्म का यहाँ पर कवि ने गुणगान किया है। भाषा सरल है, साधारण है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कवि ने अलग अलग प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, इस प्रकार से मानवीकरण अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग किया है कि जड़ प्रकृति पर जिस तरह से क्रियाओं का आरोप होता है वहां पर वर्णन किया है। और इसके साथ साथ एक व्यक्ति के कार्य का नहीं बल्कि लाखों करोड़ों व्यक्तियों की कार्यशैली पर यानी उनकी मेहनत पर प्रकाश डाला है। तो फसल वाली जो कविता है और यह दंतुरित मुस्कान है, बड़े ही साधारण रूप से मैंने आपके सामने इनकी व्याख्या की है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट वाली वीडियो में हम नए वाली कविता लेकर आएंगे, गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।